नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज देखेंगे हम हिंदी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला में समझेंगे। तो शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला। अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं या जिनको अक्षर कह सकते हैं हम। देखते हैं अब वर्णमाला। अगर बात की जाए वर्णमाला किसे कहते हैं तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे हम? वर्णमाला कहेंगे। और अगर बात करें वर्णमाला की तो आचार्य किशोरीदास बाजपेयी ने अंग और आह को अयोगवाह माना है, यानी कि इनको उन्होंने अयोगवाह माना है। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने स्वरों की संख्या 10 मानी है। वैसे स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है। बात करें अगर व्यंजन की तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से उनका उच्चारण किया जाता है तो देखते हैं हम। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, का से लेकर माँ तक जितने भी व्यंजन आएंगे सभी स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अंतस्थ व्यंजन या रा लावा अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। और ऊष्म व्यंजन श, श, श और हा को ऊष्म व्यंजन कहा जाएगा। और संयुक्ताक्षर यानी कि दो वर्णों से मिलकर, एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने अक्षर को क्या कहेंगे हम? संयुक्ताक्षर। जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्रा। द्विगुण व्यंजन द्विगुण ड़ा और ढा, ये हमारे द्विगुण व्यंजन आएंगे। बात करें अगर रचना या उत्पत्ति के अनुसार स्वरों की भेद की तो स्वर दो प्रकार के होंगे, जैसे कि मूल स्वर और संधि स्वर। अगर बात करें मूल स्वरों की तो मूल स्वर में आ, ई, उ और री आएंगे। बात करें अगर संधि स्वर की तो संधि स्वर हमारे दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। जैसे कि अ प्लस आ बराबर बड़ा बनेगा, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई बनेगी, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ बनेगा। संयुक्त स्वर की अगर बात करें तो दीर्घ स्वर में क्या होगा? सेम वर्ण आएगा और बड़ा वर्ण बनेगा। और संयुक्त अक्षर में अलग अलग स्वर आएगा और वो दूसरा स्वर बनेगा। जैसे कि आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर आए, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर औ। मात्रा या उच्चारण के आधार पर अगर स्वरों की बात की जाए तो स्वर हमारे 3 प्रकार के होंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर यानी कि जिनका उच्चारण हम कुछ ही सेकेंडों में कर लेते हैं। दीर्घ स्वर जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है। प्लुत स्वर मुख्यतः किसी भी वर्ड को अगर देर तक बोलना है, जैसे कि ओम हो गया या राम हो गया, अगर कोई भी देर तक अगर बोला जाता है तो उसमें प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। देखिए बात करें अगर ह्रस्व स्वर की तो जो हमारे मूल स्वर हैं वही मूल स्वर को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और जितने भी हमारे संधि स्वर हैं संधि स्वर को दीर्घ स्वर कहा जाएगा। जैसे कि दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर में हमारे अ, ई, उ और री, ये हमारे मूल स्वर हैं और ह्रस्व स्वर हैं। इनको दोनों को मूल या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। बात करें अगर उच्चारण के स्थान की, यानी कि स्वरों को किन किन स्थानों पर उच्चारित किया जाता है या कौन से स्थान से वो स्वर उच्चारित होते हैं, तो अगर बात करें आ की तो ये हमारे कंठ से निकलते हैं। और ई हमारे तालव्य स्वर है ये। उ हमारा ओष्ठव यानी कि ओठ की सहायता से बोला जाता है। मूर्धन्य स्वर हमारा री, यानी कि री जो हमारा है मूर्धन्य स्वर है। ए ऐ हमारा कंठ से, यानी कि कंठ और तालु दोनों का मेल से ये उच्चारित होते हैं। और कंठ और ओंठ से, यानी कंठोष्ठ स्वर ओ, औ और आ। जैसे कि डॉक्टर लिखते हैं हम तो उसमें क्या आता है? कंठोष्ठ स्वर आएगा, औ हो जाएगा हमारा। बात करें अगर जीभ के उठने के आधार पर, यानी कि जीभ को 3 बराबर अगर भागों में बांटा जाए, अग्र, मध्य और पश्च, तो उसमें ई, ए, ऐ हमारे अग्र स्वर, यानी कि ये आगे जब जीभ उठती है तब हमारे निकलते हैं। मध्य स्वर से आ केवल निकलता है और पश्च स्वर से आ, उ, ओ और औ निकलता है। ठीक है। अगर मुख विवर यानी कि
कौन सा अक्षर बोलने पर हमारा मुख गोल बनेगा या वृत्ताकार बनेगा, उसके आधार पर बात की जाए तो विवृत स्वर हमारे यानी कि मुंह जो होगा हमारा खुला हो जाएगा, जैसे कि आ, बड़ा यानी कि बड़ा, तो मुंह हमारा खुला हो जाएगा। अर्ध विवृत आधा खुला होगा तो अ, आए, ओ और औ कह सकते हैं हम। और संवृत स्वर यानी कि पूरा बंद, ई, ई, उ, ऊ, यानी कि अगर ई उ में अगर बात करें तो ई हमारा अग्र संवृत रहेगा और उ हमारा पस। अर्ध संवृत की बात की जाए यानी कि आधा बंद है, अर्ध विवृत में आधा खुला रहेगा और अर्ध संवृत में आधा बंद रहेगा। ए, औ, ये हमारा क्या रहेगा, अर्ध संवृत। ओठों की स्थिति के आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण किया जाए तो वृत्तमुखी स्वर होंगे हमारे और अवृत्तमुखी होंगे, यानी कि वृत्त जिनमें गोल मुख हो और अवृत यानी कि जिसमें गोल ना हो, जैसे कि उ, ओ, औ और आ। और अगर अवृत्तमुखी स्वर की बात करें तो आ, ई, ए, आए हमारे अवृत्तमुखी स्वर हैं। और अनुस्वर की बात की जाए जैसे कि अंग की जो मात्रा होती है वो हमारा क्या होता है, अनुस्वार होता है, जैसे कि जंग, रंक, ये इसको क्या कहेंगे, नासिक, यानी कि ये नाक की सहायता से बोला जाता है। अनुनासिक नाक और मुंह दोनों की जो सहायता से बोले जाते हैं वो अनुनासिक कहते हैं, जैसे कि आंख, जांच, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनुनासिक हो जाएंगे। और जितने भी पंचमाक्षर होंगे जैसे कि अंगा, अड़ा, या, मा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनुनासिक व्यंजन हो जाएंगे। लेकिन अनुनासिक अगर स्वर की बात की जाए तो केवल जैसे कि आंख, जांच, जो मात्राएं होंगी वो हमारे अनुनासिक ये स्वर के अंतर्गत आएंगी, लेकिन अनुनासिक व्यंजन हमारे जो हैं, जो पंचमाक्षर जितने भी पंचमाक्षर हैं हमारे सब क्या है, अनुनासिक व्यंजन है। निरानुनासिक यानी कि सभी स्वर इनका केवल जो उच्चारण है केवल मुख से, निरानु यानी कि बिना नाक के केवल मुख से जितने भी स्वर हैं हमारे वो क्या है, सब निरानुनासिक हैं, यानी कि उनका सबका उच्चारण मुख से किया जाता है। विसर्ग, प्रातः और दुख, ये हमारे क्या है, विसर्ग हैं, इनको विसर्ग। अर्ध स्वर या और वाह को अर्ध स्वर कहा जाता है, यह है या और वाह हमारे क्या है, अर्ध स्वर हैं। आगत स्वर, आगत यानी कि आया हुआ या जिसको ग्रहण किया हुआ उसको क्या कहेंगे, आगत स्वर, जैसे अ, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के लिए हम जो स्वर उसमें हो ड में आएगा उसको क्या कहेंगे हम, आगत स्वर या विदेश यानी कि जो विदेश से आया हुआ है। बात करें अगर चंद्र बिंदु की, चंद्र बिंदु जैसे हमें क्या आंगन में हमारा क्या हो जाए, चंद्र बिंदु लगेगा। जैसे अर्धचंद्र, अर्धचंद्र केवल जैसे डॉक्टर जो ओ उसको क्या कहेंगे हम, अर्धचंद्र कहेंगे। खड़ी मात्रा में लगा बिंदु निरानुनासिक कहलाता है, यानी कि खड़ी मात्रा में लगा बिंदु, खड़ी मात्रा जैसे कि नहीं, दोनों और आंधी, ये हमारी क्या है, जैसे खड़ी मात्राएं हैं, तो इसमें जो भी बिंदु लगा होगा उसको क्या कहेंगे, सॉरी, जो बिंदु लगा होगा उसमें अनुनासिक कहलाएंगे उसको हम। दक्षिण भारत अगर बात करें अगर दक्षिण भारत में हिंदी के कार्यालय की, ठीक है, तो दक्षिण भारत में हिंदी का जो पहला कार्यालय है 1937 में चेन्नई में स्थापित किया गया, ठीक है। अगर व्यंजन का संधि विच्छेद किया जाए तो वी प्लस अंजन बनेगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा व्यंजन, ठीक है। व्यंजन अगर बात करें व्यंजन किसे कहेंगे तो वह वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाए हमारे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होंगे, व्यंजन हमारे दो प्रकार के हैं, एक उच्चारण के आधार पर और एक प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर जैसे कि अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, यानी कि अभ्यंतर और बाह्य जैसे कि उच्चारण के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर अगर उसका वर्गीकरण किया जाए तो ये हमारे 5 प्रकार के होंगे, जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। जो हमारा का वर्ग आएगा ये हमारा पूरा कंठ में आ जाएगा, तालव्य में हमारा चा वर्ग आ जाएगा, मूर्धन्य में टा वर्ग आ जाएगा, दंत में ता वर्ग आ जाएगा, ओष्ठों में पा वर्ग। जैसे कंठ में हमारे का, खा, गा, घा, अंगा, ये हमारे कंठ वर्ग में आ जाएगा, यानी कि का वर्ग ये हो गया हमारा पूरा, तो कंठ में आ जाएगा। चा, छा, जा, झा, या ये हमारा तालव्य आ जाएगा। टा, ठा, डा, ढा हमारा मूर्धन्य आ जाएगा। ता, था, दा, धा, ना हमारा दंत्य आ जाएगा।
पा, फा, बा, भा, मा हमारा ओष्ठव आ जाएगा। लेकिन इसके जो पंचमाक्षर होंगे तो हमारे क्या हो जाए, जितने भी हमारे क्या होंगे पंचमाक्षर होंगे तो वो हमारे क्या होंगे, जितने पंचमाक्षर हमारे हो जाएंगे तो क्या है अनुनासिक व्यंजन। यानी कि अगर बात करें केवल अगर अनुनासिक व्यंजनों की तो हमारे पंचमाक्षर जितने भी हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, हमारे अनुनासिक व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है। और बात करें अगर अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा हमारे अंतस्थ व्यंजन होंगे। ऊष्म व्यंजन श, 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 हा हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। अगर बात करें कि सप्रवाह या काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं तो हा को हम सप्रवाह और काकल्य यानी कि सप्रवाह और काकल्य दोनों कह सकते हैं, हा को कहते हैं। दंतमूल में हमारे ना, रा, ला, शा ये हमारे दंतमूल व्यंजन होंगे। तालव्य व्यंजन या और शा हमारे तालव्य होंगे। और मूर्धन्य की बात करें, मूर्धन्य या वर्ष तो रा, शा, ला हमारा मूर्धन्य और वर्ष होगा। बात करें अगर दंती शा हमारा तो ये हमारा दंती हो जाएगा, दंतोष्ठव वाह हो जाएगा। वाह कैसा अगर व्यंजन है तो हमारा दंतोष्ठव व्यंजन है। प्रश्न के आधार पर अगर व्यंजन का वर्गीकरण यानी कि अभ्यंतर प्रश्न और बाह्य प्रश्न। ठीक है। तो अभ्यंतर प्रश्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन का से मा तक को क्या कहेंगे, हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। लेकिन चा वर्ग को छोड़कर और पंचमाक्षर जितने भी छोड़ेंगे उनको क्या कहेंगे, हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। स्पर्श जो चा वर्ग है हमारा वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। नासिक व्यंजन यानी कि जितने भी पंचमाक्षर होंगे हमारे सभी क्या होंगे, नासिक व्यंजन होंगे, क्योंकि उनको नाक की सहायता से बोला जाता है। बात करें अगर संघर्षी व्यंजन की तो श, 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 हा हमारे संघर्षी व्यंजन है। संघर्षहीन यानी कि इसमें कोई किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होता है। और सप्रवाह यानी कि एक ही प्रवाह में इनको बोला जा सकता है, कि या वा। ठीक है। और अर्धस्वर भी या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन की अगर बात कर रहे हैं तो रा हमारा हो जाएगा। रा कैसा व्यंजन हमारा, लुंठित व प्रकंपित। पार्श्विक हमारा ला हो जाएगा। उच्छिप्त व्यंजन की बात करें तो ढ़ा, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं उच्छिप्त को। बाह्य प्रश्न के आधार पर अगर बात की जाए तो घोषत्व के आधार पर हमारे सघोष और अघोष दो प्रकार के होते हैं। पहला और दूसरा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। और श, श, श हमारा क्या हो जाएगा, ये भी अघोष है हमारे। बात करेगा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये हमारा सघोष होगा। सघोष या घोष दोनों एक ही होते हैं, इनको चाहे आप सघोष कहो या घोष कहो। ठीक है। या, रा, ला, वा और हा और सभी स्वर जितने भी स्वर होते हैं वो हमारे सघोष होते हैं। प्राणत्व के आधार पर अगर बात करें इनको, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर, तो और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। दूसरा और चौथा महाप्राण हो जाएगा। बात करें अगर जिन वर्णों में एच लगेगा, जैसे कि खा के एच हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो जिन वर्णों में एच लगेगा वो हमारे, जिन व्यंजनों में कह सकते हैं एच लगेगा वो हमारे क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। लेकिन या, रा, ला, वा और ढ़ा ये हमारे क्या है, अल्पप्राण है। श, 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 ह और ढ़ा ये हमारे महाप्राण है। लेकिन श है, इसमें एच नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ए अपवाद के स्वरूप इसको हम महाप्राण याद रखेंगे। बात करें आगत या ग्रहित व्यंजनों की, यानी कि जिनको ग्रहण किया गया है या वे आए हैं, तो उसमें हमारा क, ख, ग, ज और फा, यानी कि ये जो हमारे वर्ण हैं ये उर्दू से हैं, लेकिन हमारे राजा शिव प्रसाद सितारे ने इनको क्या है, हिंदी में शामिल किया है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा या कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।